कि अगर सच बोलना बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। हमें सच बोलने से गुरेज नहीं है। ऐसे पाखंडी बाबाओं से हमें बचने की जरूरत है। ये हमारी पीढ़ियों को, हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को अज्ञानता के घने अंधेरे में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारत नाज कर रहा है कि भारत के मूल में जन्म ली हुई सुनीता विलियम्स स्पेस का जिंदगी जी करके आई। गोबर का गेहूं खा के स्पेस में जाएगा तुम्हें कि धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन सुन के जाएगा? अरे भाई, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे स्पेस में जाएं तो उनको किताबों की ओर लौटाइए, अंधविश्वासी बाबाओं से बचाइए। भगत सिंह ने अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, लूट के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। आज हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम भगत सिंह के रास्ते पर चलते हुए हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि भगत सिंह ने जिस आजादी की परिकल्पना की थी, जब तक वो आजादी मुकम्मल नहीं होगी तब तक इस देश की बहुसंख्यक आबादी को खुले आसमान में सांस लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। अगर आपको पंथ लेना है, अगर आपको उन्मुक्त गगन में बिना रोक टेक के सैर करना है तो आपको भगत सिंह के साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आजादी के लड़ाई के एक ऐसे योद्धा थे जिनको आसानी से बर्दाश्त करना अंग्रेजों के लिए भी मुश्किल था और देश के अंदर तथाकथित अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले लोगों के लिए भी मुश्किल था। क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह ने कहा कि भारत को सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं चाहिए, बल्कि भारत के अंदर जो पहले से शोषण पर आधारित व्यवस्था है, इस व्यवस्था से भी मुक्ति चाहिए। ये लड़ाई, आजादी के लड़ाई के दौर में दो ही लोग ये बात कर रहे थे, एक शहीद आजम भगत सिंह और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर भी गरीबों, शोषितों, पीड़ितों और पिछड़ों के प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह संभव है कि देश में आजादी के बाद इस देश को भले ही राजनीतिक गुलामी से मुक्ति मिल जाए, लेकिन जब तक इस देश को सामाजिक गुलामी से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक इस देश के 90% अवाम अपने आप को आजाद महसूस नहीं कर पाएगा। और यही बात शहीद आजम भगत सिंह भी कर रहे थे। उनके तमाम लेखों, उनके तमाम भाषणों को आप देख लीजिए, हमेशा उन्होंने समाज के अंदर आमूल चूल परिवर्तन की बात की, उन्होंने इनकलाब की बात की। उन्होंने कहा कि देश को आजादी मिले, इसके लिए जरूरी है कि गोरे अंग्रेजों के जगह पर काले अंग्रेजों का शासन नहीं हो, बल्कि इस देश के उन किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान जो आज अंग्रेजों के जुल्म से सबसे ज्यादा शोषित हैं, उनकी सत्ता में भागीदारी हो, तब इस देश को मुकम्मल आजादी मिलेगी। साथियों, हम शहीद आजम भगत सिंह को जानने और मानने वाले लोग आज भी इस देश का लाखों करोड़ों नौजवान शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है। हम समझते हैं कि आज भी इस देश की मुकम्मल आजादी की लड़ाई लड़ी जानी बाकी है। हम समझते हैं कि आज भी इस देश की आजादी के 75 वर्षों के बाद भी जब देश के सत्ता पर बैठे हुए लोगों ने अमृतकाल की घोषणा कर दी है, ऐसे में इस देश के लाखों करोड़ों किसान, लाखों करोड़ों मजदूर, जिन किसानों में के खेतों में आज भी पानी सही से नहीं पहुंचता, जिन मजदूरों को आज भी मिनिमम वेज नहीं मिलता, जिन मजदूरों को आज भी मनुष्य होने का अधिकार इस आजाद भारत में नहीं मिला, वैसे हजारों लाखों बेरोजगार नौजवान जिसको सिर्फ नेता अपनी रैलियों की भीड़ समझते हैं, उन्हें उनका वास्तविक अधिकार नहीं मिला। आज जब महिलाओं के ऊपर बेवजह कोई जज के द्वारा, किसी के द्वारा अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, आज जहां महिलाओं के अधिकारों पर खतरा है, ऐसे में हम मानते हैं कि जब तक भगत सिंह के रास्ते पर चलकर इनकलाब नहीं होगा तब तक भारत को मुकम्मल आजादी, भारत की बड़ी आबादी को आजादी इस देश के अंदर नहीं मिलने वाली है। हमें लड़ाई अभी आगे लड़ना है।
आप देख रहे हैं इस देश की मौजूदा हालात क्या है। अभी तो कुछ नेता ही सरफराह होते थे, वही देश में सांप्रदायिक माहौल बनाते थे, वो वोट के लिए काम करते थे। लेकिन आज न्यायपालिका, लोग न्यायपालिका के बारे में बोलने से बचते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ये माननीय न्यायालय है, इस पर नहीं बोलिए। लेकिन मैं पूछना चाहता इन देश के तमाम नेताओं से और इस देश के तथाकथित इंटेलेक्चुअल लोगों से भी कि क्या न्यायपालिका पर बोलना इतना गलत बात है? क्या अब जब किसी जज के यहाँ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में भी हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा सकते? क्या अब जब हाई कोर्ट का एक जज निर्लजता के साथ ये कहता है कि एक लड़की का कपड़ा फाड़ देना, उसका नाड़ा खींच देना, उसका कपड़ा फाड़ देना रेप नहीं है, क्या ऐसे समय में न्यायपालिका पर नहीं बोला जा सकता? क्या ऐसे समय में जब उसे इलाहाबाद कोर्ट का एक जज कहता है कि यह देश बहुसंख्यकों के मिजाज से चलना चाहिए, वो संविधान की धज्जियां उसी संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेके उड़ाता है, मैं पूछना चाहता हूं उस देश के नागरिकों से, अब सबसे, कि क्या ऐसे समय में भी न्यायपालिका पर हमें चुप रहने की जरूरत है? हमने देखा अभी बिहार में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। देश भर में जो भी बीजेपी के साथ नहीं है उसके घर पे ईडी के छापे पड़ जाए। कल एक अखबार वाले ने छापा कि ईडी ने लालू जी से सवाल क्या पूछा। उसने पूछा कि जब नौकरी लगी उसी समय जमीन कैसे मिली। मैं ईडी के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजन गोगोई साहब से पूछने की हिम्मत करेगा कि जब आपने राम मंदिर पर फैसला किया उसी के बाद आपको राज्यसभा की सीट कैसे दी गई? ये सवाल है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? ये करप्शन है कि नहीं? आपने दो तरह की नीतियां इस देश के अंदर बनाई है। इस देश को बर्बाद करने की कोशिश ये फिरका परस्ती ताकतें, ये सांप्रदायिक उन्मादी ताकतों ने रखा है। भगत सिंह ने आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अंधविश्वास के खिलाफ भी लड़ाई की शुरुआत की थी। आप देख रहे हैं कि जब मोदी जी का विकास का कालखंड खत्म हो गया तो पूरे देश में बाबाओं की यात्रा इन्होंने शुरू करा दिया है। उसका प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? भाजपा के नेता। कभी कोई बाबा एयरपोर्ट पर उतरता है, भाजपा का सांसद गाड़ी ड्राइव करके उसको लेके जाता है। आजकल तो नया बाबा पैदा हुए हैं। पिछले दिनों एक बाबा आए थे समस्तीपुर में। हमारे विधानसभा में बहुत तेज तरार नेता हैं माननीय विजय कुमार चौधरी जी। मुझे अफसोस हुआ, मुझे तो लगता था कि वाकई में तेज तरार नेता है। मैंने देखा, क्या नाम है उनका, अनिरुद्धाचार्य, सुना आपने? आजकल रील बहुत चलता है उनका। अनिरुद्धाचार्य के सभा में जाकर हईसे प्रणाम कर दो पूरा झुक के। उसी सभा में अनिरुद्धाचार्य क्या बोलते हैं? एक महिला पूछती है कि बाबा हमारा बेटा नहीं हो रहा है। बेटा कैसे हो रहा? कहते हैं कि पहले गाय को गेहूं खिलाओ, फिर जब गाय गोबर देगी तो उसमें जो गेहूं बच गया उसको वहां से निकालो और छांट करके फिर उसको गेहूं पिसाओ और उसका जो आटा बनता है जिसमें कुछ गोबर का अंश भी रहेगा वो खाओगी तो तुमको बेटा होगा। और हमारे मंत्री जी के साथ ऐसे झुके। राज्य का मंत्री अगर अंधविश्वास और पाखंडियों के सामने सर झुकाता है, इसका मतलब वो पूरे राज्य को अंधविश्वास के उस घने अंधेरे में झोंकने की कोशिश करता है। वो दोषी है इस राज्य का। एक नया बाबा जन्म लिया है, धीरेन्द्र शास्त्री जी। हम लोग डरते हैं किसी के बारे में बोलने से। पढ़े लिखे लोग हैं भाई, पीएचडी किए हैं, आप लोग पढ़े लिखे होंगे। मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि क्या बिगाड़ की डर से ईमान की बात नहीं करोगे? हम ईमान की बात कर रहे हैं और बिगाड़ से हमें कोई खतरा नहीं है। भगत सिंह का संदेश यही है बॉस, कि अगर सच बोलना बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। हमें सच बोलने से गुरेज नहीं है। ऐसे पाखंडी बाबाओं से हमें बचने की जरूरत है। ये हमारी पीढ़ियों को, हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को अज्ञानता के घने अंधेरे में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारत नाच कर रहा है कि भारत के मूल में जन्म ली हुई सुनीता विलियम्स स्पेस का जिंदगी जी करके आई।
गोबर का गेहूं खा के स्पेस में जाएगा आदमी कि धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन सुन के जाएगा? अरे भाई, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे स्पेस में जाए, तो उनको किताबों की ओर लौटाइए, अंधविश्वासी बाबाओं से बचाइए। भगत सिंह ने अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, लूट के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। आज हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम भगत सिंह के रास्ते पर चलते हुए हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि भगत सिंह ने जिस आजादी की परिकल्पना की थी, जब तक वो आजादी मुकम्मल नहीं होगी, तब तक इस देश की बहुसंख्यक आबादी को खुले आसमान में सांस लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। अगर आपको पंख लेना है, अगर आपको उन्मुक्त गगन में बिना रोक टेक के सैर करना है, तो आपको भगत सिंह के साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इनकलाब जिंदाबाद।